नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं सुशील कुमार एक बार फिर आप सभी के बीच में अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के सेशन को लेकर के आया हूं। आज मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को आप सभी के बीच में लेकर के अपनी डिफेंडर सीरीज़ के माध्यम से आया हूं। आप सभी लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं। हमारे सभी साथी, हमारे सभी छात्र हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें और उनको सभी हमारे छात्रों को जल्द से जल्द सफलता मिले। चलिए हम लोग अपनी डिफेंडर सीरीज़ के माध्यम से हम अपने सारे कंप्यूटर को डिफेंड करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिएगा। चलते हैं हम अपने प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ये जो वाक्यांश लिखा गया है इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर देखें तो लिखा गया है जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके का उसको हम क्या कहेंगे, तो अकथ्य कहेंगे। जो कहा ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे, अकथ्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग जैसे ही नेक्स्ट प्रश्न आता है आप सभी लोग पढ़ करके और उस प्रश्न का अपने मन में ही उत्तर देने का प्रयास किया करिए। बाकी जो आपको प्रश्न लगता है कि हमको दोबारा देखना चाहिए तो आप उस प्रश्न को वहीं पर रोक करके आप देख सकते हैं और उस प्रश्न को अपना कंठस्थ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है, यानी ये जो वाक्य लिखा गया है इसके किस खंड में अशुद्धि है ये पूछा जा रहा है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अगर आप देखें तो पाली भाषा में उपदेश दिया, तो यहाँ पे जो खंड में गलती है वो उपदेश दिया नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपदेश दिए। तो यानी कि जो सी इसका उत्तर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे जो इस वाक्य में गलती है, अशुद्धि है, वो दिया शब्द में है। दिया नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिए होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी अगर आपको हमारा द्वारा कराए जा रहे प्रश्न आपको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, यदि आपको लगता है कि हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें और भी, ताकि उनको भी आपके तरह उनको ये प्रैक्टिस सेट की जो सेशन है, जो क्लास है, उनको मिल सके और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान हो सके जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करेंगे तो हमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होगी और हम उतनी ही ताकत से, उतनी ही मेहनत से, उतनी ही एनर्जी के साथ हम आपको और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, यानी किस खंड में त्रुटि है आपको ये बताना है। लिखा गया है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ऐसे बताया जा रहा है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो अगर आप देखें तो जीवन और साहित्य का घोर जो शब्द लिखा है ना, यहाँ पे घोर नहीं लिखा होना चाहिए। सभी साथियों इधर ध्यान दीजिएगा, घोर नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि घोर कैसा शब्द है, कहीं ना कहीं नकारात्मक शब्द है। घोर कैसा शब्द है, नकारात्मक शब्द होता है घोर। अगर देखें जैसे घोर निंदा, घोर अपराध, ठीक है, इस टाइप से, तो अगर आप देखें कहीं ना कहीं नकारात्मक शब्द होता है घोर। तो यहाँ पे जो होना चाहिए तो यानी कि जो गलती है वो किस में है, घोर में है। लेकिन अगर हम लोग देखें जीवन और साहित्य का घोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये गलत है, अगर आपने साथी ये इधर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अगर आपने बताया है कि भाई घोर गलत है तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए घनिष्ठ। क्या होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए। यानी कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न
ये प्रश्न में आपने पढ़ा होगा और देख रहे होंगे। लिखा गया है निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा लिखा गया है, उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उत्कंठा जो शब्द है ना, उसका सही पर्यायवाची का प्रयोग किस ऑप्शन में हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा गया नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, नेहा श्रेष्ठ गायिका है, रघु में उत्साह की कमी है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो अगर आप सभी साथी देखेंगे तो इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर होगा ए। यहाँ पे ये वाला जो है ना, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि उत्कंठा का मतलब होता है लालसा या चेष्टा या कह सकते हैं उत्सुकता, इतने इसके अर्थ होते हैं। तो ये यहाँ पे इसका क्या हमारा सही उत्तर होगा, ये पहले वाला ही जो वाक्य है इसी में उत्कंठा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, करण खाने बीच मिठाई लाया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ये बताया जा रहा है कि करण खाने बीच मिठाई लाया, यानी इसमें करण संबंधी क्या गलती है, और शायद इसमें यही पूछा गया होगा कि इसमें सही क्या होगा। तो देखते हैं, करण खाने बीच मिठाई नहीं, करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो यही सही उत्तर होना चाहिए, यानी इसका पहला उत्तर ही सही है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, भाववाच्य यानी कि वाच्य से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। अगर देखें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो भाववाच्य आपका होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं भाव की प्रधानता होती है, और आपको पहचानने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाव की प्रधानता के साथ में वो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है भाववाच्य वाक्यों में। अगर देखें तो लिखा गया सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना खा रही होगी, और लिखा गया सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो यहीं पर भाव की प्रधानता है, यानी अब सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, यानी भाव यानी विचार, अब उसके विचार नहीं कर रहे हैं कि वो खाना खाए, तो यानी कि यहाँ पे भाव की प्रधानता है और नकारात्मक भी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती के पर्यायवाची को यहाँ पे भरना है, तो आपको पता ही होगा सरस्वती के पर्यायवाची हम लोग शारदा कहते हैं, ज्ञानदायिनी कहते हैं, ज्ञानदा कहते हैं, वीणा वादिनी कहते हैं। अगर हम देखें तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, शारदा होता है, तो हम शारदा को यहाँ पे भर सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी, शिक्षक। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, शिक्षक, यानी कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, पढ़ाने का कार्य करता है, तो शिक्षक ही होता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, लकड़ियों का समूह। अगले प्रश्न में लिखा गया है, लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पे जो समूह लिखा गया है, क्योंकि लकड़ियों का समूह नहीं होता है, लकड़ियों का समूह नहीं होता है, तो लकड़ियों का जो समूह अगर शब्द नहीं प्रयोग होता है तो समूह की जगह कौन सा शब्द प्रयोग होगा ये बता रहे हैं। तो आप इन 4 ऑप्शन में देख करके बताइएगा कौन सा समूह की जगह पे हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। पहला है टुकड़ा,
दूसरा है रेवड़, तीसरा है ढेर और चौथा है गट्ठर। तो लकड़ियों का गट्ठर होता है, समूह नहीं होता है। तो इस आधार पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी उत्तर सही होगा।
दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। लिखा गया है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है इनमें से चार में से कोई आपको ऑप्शन भरना है। लिखा गया है वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी जो होते हैं वो देख करके क्या देख करके इलाज करते हैं? तो सीधी बात है, नाड़ी देख करके इलाज करते हैं। ठीक है, पहले जो वैद्य जी डॉक्टर साहब होते थे हैं पहले हमारे जो पिछले देखें युग में, तो नाड़ी देखते थे वैद्य जी। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई अल्ट्रासाउंड मशीन तो नहीं होती थी, या उनके पास में कोई अन्य जांच की उस टाइम कोई ऐसे भौतिक साधन नहीं थे। तो वो लोग कैसे देख करके पता लगाते थे कि इनको क्या बीमारी है? नाड़ी देख करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। उचित शब्द बताइए, ऐसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो अगर आप देखें शरीर का कोई भाग जो शब्द है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो कहलाता है अव्यय। शरीर का कोई भाग जो होता है वो अव्यय कहलाता है। सभी साथी देखिएगा क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। शरीर का कोई भाग जो है वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। जबकि दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना होता है। कृशांग का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो दुबला पतला होता है उसको कृशांग बोलेंगे। ठीक है, अभिन्न, ठीक है, जो भिन्न नहीं है ऐसे। अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दो घोड़ों पर सवार होना, अर्थात यहाँ पे ऐसे ही पूछा जा रहा है कि दो घोड़ों पर सवार होना, तो इसके लिए कौन सी नीति उपयुक्त होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप देखिएगा सवारी नीति, ठीक है, सफल नीति, तिरंगी नीति या दो रंगी नीति। ठीक है, तो दो घोड़ों पर सवारी करना यानी ये दो रंगी नीति ही है। ये आपकी कैसी पॉलिसी है? दो रंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वो क्या होगा? दो रंगी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है, पेड़ बढ़ता गया। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। यानी कि यहाँ पे संयुक्त क्रिया की कौन सा भेद प्रयोग हुआ है। आप सभी साथी देखेंगे जब आप क्रिया चैप्टर पढ़े होंगे या फिर आप सभी लोगों के सहयोग से हम आपको अभी कुछ समय बाद हिंदी के सारे चैप्टर्स की क्लास लेकर के आएंगे आपके सामने। आप सभी का ऐसे ही हमको प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो हम आपको बहुत जल्द ही ऑनलाइन आपको हिंदी के चैप्टर्स की क्लासें लेकर के आएंगे। आप देखिएगा तो यहाँ पे जब आपने अगर कहीं से पढ़ रखा होगा या पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं। उन्हीं 13 भेद में से ये पूछा जा रहा है कि अगर पेड़ बढ़ता गया, ठीक है, तो इसमें कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद प्रयोग होगा। तो पेड़ बढ़ता गया यानी नित्य ही पेड़ बढ़ता गया, तो क्या इसमें नित्यता बोधक ऑप्शन है? ठीक है, तो पहला है अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी उत्तर सही होगा, नित्यता बोधक। क्या सही उत्तर होगा? नित्यता बोधक। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी इतना विशाल काय जानवर है, पशु है, और उसके मुंह में अगर आप जीरा देंगे खाने को तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि अधिक खाने वाले को कम देना। ठीक है, कोई अगर पता चले 10 रोटी खाता है, आप उसको आधी रोटी या एक कौरा देंगे तो उसके लिए क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा ही होगा। ठीक है, यानी अधिक खाने वाले को कम देना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि हिमालय के लिए पूछा जा रहा है कि इसका सही पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? गिरिराज, क्योंकि हिमालय को गिरिराज कहा जाता है, पर्वतों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द है इनमें से जो अव्यय से विशेषण नहीं बना है? तो अगर आप देखें तो कैसा जो है ये तो सर्वनाम से बना है, अगला
ठीक है, आगे से बना, आगे अव्यय शब्द होता है, बाहर से बाहरी, ठीक है, पीछे से पिछला, ठीक है। तो जैसे पीछे अव्यय होता है, बाहर अव्यय होता है, आगे अव्यय होता है। तो अगर आप देखेंगे तो अगला, बाहरी और पिछला, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो अव्यय से विशेषण बने हैं, जबकि जो कैसा शब्द है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम से विशेषण बनने वाला शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। आप देख सकते हैं लिखा गया है, मूल क्रिया, प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो आप देखेंगे क्रिया का एक अर्थ के आधार पर भेद होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देकर के किसी दूसरे से कराई गई हो, तो जब किसी दूसरे से कार्य कराया जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे दो कर्ता हो जाते हैं, एक प्रेरक कर्ता, एक प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता दो कर्ता हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे एक मूल क्रिया होती है, फिर एक क्रिया करने वाला होता है और एक क्रिया जिससे करवाई गई होती है, ऐसे होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप देख सकते हैं कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का युग्म कौन सा सही होगा। तो कराना, करना और करवाना। तो जबकि यहाँ पे जो मूल क्रिया है वो करना है, करना से प्रथम प्रेरणार्थक कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, करवाना। तो ये हिसाब से ये आपका उत्तर सही नहीं होगा। अगला लिखा है सुनना, ठीक है, आप देखें तो मूल क्रिया है, फिर सुनाना यहाँ पे जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक है और ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। इस आधार पे ये भी गलत होगा, क्योंकि आपको जो क्रम ढूंढना है वो कैसा ढूंढना है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का। अगला देखेंगे तो उठना मूल क्रिया है, ठीक है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक और उठवाना ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, लिखा है बजवाना, तो ये तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया, बजना ये मूल क्रिया हो गया और बजाना ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। तो इस आधार पे जो आपका उत्तर सही होगा वो कौन सा सही होगा, ये सी उत्तर सही होगा, उठना, उठाना और उठवाना, ठीक है। उठना मूल क्रिया, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो सभी साथी ने अपने इस सेशन का जो आपको सेशन प्रैक्टिस सेट का है हिंदी का, ठीक है, तो आप सभी ने इसको देखा होगा और आप देख रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहने वाला है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। आप देखेंगे कि जो प्रश्न होंगे वो आपको कुछ इसी टाइप के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को, हमारे चैनल को आप सभी लोग अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।